स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हम अपने पिछले वीडियो में पद परिचय पर चर्चा कर रहे थे। हमने जाना था पद, शब्द या पद परिचय किसे कहते हैं। उसके उपरांत हमने विकारी शब्दों के पद परिचय पर चर्चा की थी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पदों का पद परिचय हम किस प्रकार देते हैं और उनमें कौन कौन सी बातों को हम अंकित करते हैं या उल्लेखित करते हैं। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अविकारी शब्दों का पद परिचय देते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। इसी चर्चा पर को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अविकारी शब्दों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि अविकारी शब्दों के पद परिचय से संबंधित जितनी भी आपकी शंकाएं हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सके। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं पद परिचय के अंतर्गत अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द भी कहते हैं। विकार का अर्थ यहाँ पर परिवर्तन से है। इस प्रकार अव्यय वे हुए जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण कोई परिवर्तन न हो। वे एक वचन के साथ भी, बहुवचन के साथ भी, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के साथ भी, या वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में भी ज्यों के त्यों ही प्रयोग होते हैं। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे गाता है, गीता धीरे धीरे गाती है, बच्चे धीरे धीरे गाते हैं। इसमें जो धीरे धीरे शब्द है यह अव्यय है, अविकारी है। यह मोहन के साथ भी और गीता के साथ भी एक ही रूप में परिवर्तन हुआ है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह हमेशा स्थिर रहता है, एक जैसा ही रहता है, चाहे एक वचन में प्रयोग करें, चाहे बहुवचन में, चाहे भूतकाल में, चाहे भविष्य काल में, चाहे स्त्रीलिंग के साथ, चाहे पुल्लिंग के साथ। इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अब अव्यय शब्दों के कितने भेद हैं? अव्यय शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषणों का पद परिचय हम कैसे देंगे। क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया विशेषण से हमारा प्राय जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अच्छा पढ़ता है। मोहन कैसा पढ़ता है? अच्छा। इसमें अच्छा क्रिया की विशेषता है कि वो कैसा पढ़ता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी आगे उपभेद हैं, 4 उपभेद किए गए हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराएं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, ऐसे, वैसे, ज्यों त्यों, धीरे धीरे, सहसा, सच, तेज, न, नहीं, ये आदि शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। ये शब्द जहाँ भी होंगे वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मोहन धीरे धीरे गाता है, इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हमें इसका पद परिचय देना है तो हम लिखेंगे धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और इसका विशेष्य है गाता है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। इस प्रकार इसमें हम क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और उसका विशेष्य कौन सा है, ये 2 बातें ही बताते हैं। इसलिए इसका पद परिचय हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेष्य गाता है। अब क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक। जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताएं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जितना, उतना, थोड़ा, कम, ज़्यादा। जैसे मोहन कम खाता है, अर्थात कितना खाता है,
कम खाता है, मोहन बहुत ज़्यादा खाता है। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराएं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, और, तरफ, अंदर। मोहन घर के अंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? घर के अंदर। इस प्रकार ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अंतिम क्रिया विशेषण का भेद है वो है कालवाचक। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी, कल, परसों, आज, कब, तुरंत, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण बताने वाले शब्द है। जैसे मोहन कल दिल्ली जाएगा। कहाँ, कब जाएगा? कल जाएगा। ये क्रिया विशेषण के भेद थे। अब हम कई बार विश्वस्त नहीं होते कि यह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। इसको जानने का एक और तरीका है, एक और माध्यम है। कैसे? जैसे हमें पता करना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं है, या स्थानवाचक है, या परिमाणवाचक है, या कालवाचक है। तो हमें यदि रीतिवाचक का पता करना है तो हम क्रिया से पहले एक प्रश्न लगाते हैं, कैसे का। भी जैसे मोहन धीरे धीरे गाता है, हम गाता के आगे कैसे लगा देंगे, मोहन कैसे गाता है। यदि हमें कैसे का उत्तर मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और परिमाणवाचक में हम कितना प्रश्न लगाते हैं क्रिया के साथ। यदि हमें कितना का उत्तर मिलता है, जैसे मोहन धीरे धीरे गाता है, मोहन कितना गाता है, इसका उत्तर नहीं मिलता, इसका मतलब ये परिमाणवाचक नहीं है। मोहन कम खाता है, मोहन कितना खाता है? कम, ये परिमाणवाचक है। इसके उपरांत स्थानवाचक, जब हम कहाँ प्रश्न लगाते हैं क्रिया के साथ, यदि हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो स्थानवाचक है। जैसे मोहन घर के अंदर है, मोहन कहाँ है? घर के अंदर। इस प्रकार ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। और कालवाचक में हम कब प्रश्न लगाते हैं और कब प्रश्न का उत्तर मिलने पर वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इस प्रकार हम सहजता और सरलता के साथ क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है ये जान सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अव्यय शब्द का दूसरा भेद है संबंध बोधक, अर्थात संबंध बताने वाला। नाम से ही यह अपनी परिभाषा, अपने गुण बता रहा है। जैसे वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से बनाते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे राम लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक विनम्र है। किसकी अपेक्षा? की अपेक्षा, ये इसमें संबंध बोधक है। तीसरा समुच्चय बोधक। दो शब्द वाक्यांशों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे माता और पिता जा रहे हैं, इसमें और माता और पिता दोनों को जोड़ रहा है, माता पिता दोनों को जोड़ता है। रात हुई और तारे निकले, इसमें रात हुई एक वाक्य है, तारे निकले दूसरा वाक्य है, और ये और दोनों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद किए गए हैं। पहला है समानाधिकरण। समान अर्थात एक जैसे। जो योजक शब्द समान वाक्य शब्दों वाक्यांशों को मिलाएं और या किंतु, ये इन समानाधिकरण योजक अव्यय कहलाते हैं। जो योजक शब्द समान वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं वे योजक शब्द या अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और या किंतु, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपने खाना खाया या नहीं, खाया और नहीं को जोड़ता है या। उसके बाद है इसका उपभेद व्याधिकरण। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, परस्पर जोड़ते हैं। ये आश्रित उपवाक्यों को एक उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे यदि मैं दौड़ कर जाता तो गाड़ी पकड़ लेता। यदि और तो, ये दोनों
शब्द या समूचा बोधक अव्यय व्याधिकरण समूचा बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ये आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उसके उपरांत विस्मय आदि बोधक हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। अरे तुम प्रथम आए हो, अरे अर्थात उसको सुनकर आश्चर्य होता है कि ये प्रथम आया है। इसका पद परिचय देंगे तो इसमें लिखेंगे अरे विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द। उसके बाद है निपात, जो अव्यय वाक्य में किसी पद के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, एक विशेषता उसमें ला देते हैं, वो निपात कहलाते हैं। जैसे मोहन अभी जा रहा है, वह दिल्ली ही गया है। मोहन भी अर्थात मोहन भी जा रहा है, मोहन के साथ और कोई भी जा रहा है, अर्थात उस जाने वाले के साथ मोहन भी जा रहा है, अकेला दूसरा व्यक्ति नहीं जा रहा, मोहन भी जा रहा है। वह दिल्ली ही गया, इसमें अर्थात वह दिल्ली ही गया है। दिल्ली पर विशेष जोर देने के लिए ही यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग किया है कि वह दिल्ली ही जाएगा और कहीं नहीं जा रहा। इस प्रकार निपात शब्दों का यदि हम पद परिचय लिखेंगे तो लिखेंगे ही अव्यय निपात, निपात अव्यय, सिर्फ इतना ही इसका पद परिचय होगा। और समूचा बोधक का यदि हम परिचय देते हैं तो इसमें जैसे समानाधिकरण का आ गया या व्याधिकरण का आ गया तो हम लिख देंगे समानाधिकरण समूचा बोधक अव्यय या व्याधिकरण समूचा बोधक अव्यय। और संबंध बोधक में संबंध बोधक अव्यय शब्द। इसमें हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया विशेषण और उसका भेद और विशेष्य बताएंगे। इस प्रकार हम इसके अंतर्गत समूचा बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण शब्दों का, निपात शब्दों का पद परिचय देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अविकारी शब्दों का पद परिचय देते हुए आपकी जितनी भी शंकाएं थी वो सारी अब दूर हो गई हों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट, अपने विचार अवश्य प्रकट करें ताकि हम आगामी वीडियो को और ज़्यादा प्रभावकारी और अच्छा बना सकें।